नमस्कार आदाब नाजरीन। बंगाल के सियासी माहौल से आगाह करने के लिए सियासी तकदीर के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज सियासी तकदीर के स्टूडियो में हाजिर हुए हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, जाहिर सी बात है सियासत पर इनकी गहरी नजर भी होगी और बंगाल की सियासत पर, खास तौर से बंगाल की सियासत का अगर जिक्र किया जाए तो इनसे पूछते हैं कि बंगाल की सियासत जो अभी चल रही है क्या होने वाला है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस है, वहीं बीजेपी है और साथ ही साथ सीपीएम कांग्रेस का जो जोट है वो कहां किस गठगढ़े में ले जाकर बंगाल को खड़ा करेगी। तो अब्दुल मतीन साहब, आपका स्वागत है सियासी तकदीर के स्टूडियो में। क्या लग रहा है बंगाल की सियासत कहां से कहां जा रही है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बंगाल फर्स्ट टाइम ये इस तरह का एक थ्री कॉर्नर वॉर, थ्री कॉर्नर लड़ाई, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और तीसरी तरफ संयुक्त मोर्चा लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का अलायंस। तो ये फर्स्ट टाइम बंगाल विटनेस करे थ्री कॉर्नर लड़ाई। और इस लड़ाई में एक बहुत हद तक जो पोलराइज कर चुका है बीजेपी और टीएमसी का जो पॉलिटिक्स है, धर्म के नाम पे तो कहीं जाति के नाम पे जो सियासत है, इसमें ऑलरेडी बंगाल का माहौल 2-3 साल से पोलराइज्ड है। इस पोलराइजेशंस को थोड़ा सा कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया है ये संयुक्त मोर्चा, युक्त फ्रंट, जिसमें आपका लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ शामिल है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल में एक बड़ी हद तक पोलराइजेशन हो चुकी है और इस पोलराइजेशंस को कितना दूर तक जो सेक्युलर जहन रखने वाले बंगाल का जो सिटीजन से आवाम है वो कितना हद तक इनको रोकता है, रोक पाता है, ये बड़ी देखने की बात है। पर ये इलेक्शंस नहायत ही बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है बंगाल का पूरा भविष्य के लिए। बंगाल का आज जो एनलाइटनमेंट का आइडिया है, जो आइडिया ऑफ बंगाली जो डिस्कोर्स है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अहम इलेक्शंस है। अहम इलेक्शन इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है 200 सीट का, जहां एक तरफ बीजेपी दिल्ली की गद्दी पे बैठी हुई है, सीट पे बैठ चुकी है, वहीं बंगाल की सीट पर बैठने का जो दावा कर रही है, क्या इसकी वजह से बंगाल का इलेक्शन सबसे ज्यादा अहम मायने रखता है? वेल, दिस इज ट्रू कि बीजेपी दावा कर रही है बहुत सीट्स के लिए। तो ऐसा देखिए, ये दावा एकदम एक हद से आप उनको इनकार भी नहीं कर सकते, इसीलिए कि 2019 का जो इलेक्शंस अगर आप देखें, 2019 का इलेक्शंस में बीजेपी का पहला एमपी सिर्फ दार्जिलिंग में हुआ करता था। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बंगाल के इतिहास में पार्लियामेंट इलेक्शंस में, जब 2014 में मोदी लहर था, उस लहर में भी जो है बंगाल को बीजेपी इलेक्शंस जीत नहीं पाई थी 2014 में। 2016 का इलेक्शंस आप देखें, विधानसभा का इलेक्शंस, उसमें भी बीजेपी कुछ कामयाबी नहीं थी बीजेपी की। बस ये चंद 4-5 सालों में इतना बड़ा तब्दीली बंगाल का सियासत में आ चुका है, जिसमें 18 एमपी सीट्स 2019 में उनको मिला है। और आप पूरा उत्तर बंगाल देख लीजिए, कूच बिहार, मालदा का एक बड़ा अंश, दिनाजपुर, उसके बाद बीरभूम और जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, 24 परगना, नॉर्थ साउथ में भी। तो काफी जगह जो है, जो पहले जो बीजेपी को माना जाता था एक अर्बन सेंट्रिस्ट पार्टी, अभी बीजेपी वो अर्बन पार्टी नहीं रहा, बीजेपी के एक पैन बंगाल प्रेजेंस हो चुका है। तो इसका बहुत सारा रीजंस भी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से मौका दिया है, सियासी मौका बीजेपी को, ये धर्म के नाम पे राजनीति और जाति के नाम पे राजनीति और जो माइनॉरिटी का आइडेंटिटी को लेकर उछाल के जो राजनीति किया है, इसके वजह से क्या है कि एक बड़ा तबका जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है तबका, उनके दिल में एक ये जो हो चुका है कि टीएमसी मुसलमानों का पार्टी है। हालांकि वो अगर आप रिप्रेजेंटेशंस पे देखें या फिर आप डेवलपमेंट वर्क्स देखें तो उसमें बिल्कुल कतई नहीं है, इस तरह से बिल्कुल है नहीं। ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का जो मामला बंगाल का सियासत में जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी उनको मदद किया उछालने में, ये एक बहुत हद तक बंगाल का अवाम के अंदर एक डैमेज कर चुका है, जिस डैमेज सिर्फ सियासी इलेक्शंस तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका एक सोशल इम्प्लीकेशन, एक समाजी प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके वजह से एक समाज में तनाव और ये पैदा बिल्कुल हो रहा है बंगाल के लेवल पे, जो बहुत ही नया है। हम लोग बंगाल में कम से कम 50-60 साल में इस तरह से इतना चार्ज और इतना कम्युनल पोलराइज्ड निर्वाचन इलेक्शंस हम लोग तो नहीं कभी विटनेस किए हैं। बालीगंज हल्के की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल कोलकाता में 26 तारीख को, आइंदा 26 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, जहां एक तरफ आप देखिए कि बालीगंज असेंबली हल्के में सुब्रत मुखर्जी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, वहीं डॉक्टर फवाद हलीम जो है वो सीपीआईएम के उम्मीदवार है। तो क्या लग रहा है, क्या यहाँ के जबकि यहाँ पर 8 से 9 वार्ड जो है वो बालीगंज असेंबली हल्के में पड़ता है, ज्यादा बेशतर वार्ड जो है वो माइनॉरिटी पे डिपेंड करता है, तो माइनॉरिटी कहाँ आकर के खड़ी होगी और क्या लग रहा है कि माइनॉरिटी वोट फवाद हलीम की हिमायत में जा सकता है?
देखिए, अगर आप कैंडिडेट का दोनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, डॉक्टर फवाद हलीम साहब को मैं जहाँ तक जानता हूँ, गरीब आदमी जहाँ तक जानता है कि ये गरीबों का डॉक्टर है। वो कलकत्ता में जब लॉकडाउन चल रहा था, उनका सिर्फ लॉकडाउन में सामान नहीं पहुँचाना, उसके साथ साथ 50 रुपये में डायलिसिस और नॉर्मल टाइम में 300 रुपये में डायलिसिस कौन हिंदुस्तान का डॉक्टर है जो करता है? ये जवाब कोई दे दे मुझे। दूसरी बात है कि आप एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, उनके साथ वो पीपल्स रिलीफ कमेटी के साथ है, वो गरीब आदमी के पास रहते हैं, वो कहीं 50 रुपये फीस से डॉक्टर अपना पेशेंट्स देखते हैं, फ्री में पेशेंट देखते हैं। उनके साथ और एक जो इंसान है जो कहीं में, हमें इधर इतना दिन रहता है, उनसे कभी मुलाकात भी हुई नहीं है, उनको ज़्यादातर टीवी का पर्दा में देखा जाता है, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो वो दिखाई नहीं जाता है। वो इतना बड़ा मिनिस्टर है पंचायत डिपार्टमेंट या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का, इधर एक भी कोई अच्छा हेल्थ सेंटर नहीं है हमारे सोसाइटी इस बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसीज में। इस बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी का जो खवातीन है, चाहे गरीब आदमी है, उनको या फिर चित्तरंजन जाना पड़ता है या फिर एसएसकेएम जाना पड़ता है, जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, क्योंकि उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट का प्रेशर रहता है। हमारे इधर कोई सुपर क्लिनिक, स्पेशलिटीज क्लिनिक नहीं है। हमारे जो गरीब बस्ती के जो इधर इंसान है, बच्चे हैं, औरत है, उनको कहीं जो डॉक्टर्स के लिए जाना पड़ता है, प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ता है, जो उनके पास इलाज करने का पैसा नहीं रहता है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि हमारे जो सेंसस का रिपोर्ट है, हिंदुस्तान में 30% लोग पैसा की वजह से इलाज नहीं करा पाता है, और 25 से 30% लोग बीमारी को बीमारी नहीं मानता है, क्योंकि वो इलाज कराते ही नहीं है, तो बीमारी को पता कैसे चलेगा। तो ये जो पूरा एंटायर जो इश्यूज है हमारे इस इलाका में, इधर भी कोई एक अच्छा सरकारी स्कूल्स नहीं है। मैं भी कहूँ कि इधर एक जो भी एक दो पुराने उर्दू मीडियम स्कूल्स था, उनका लास्ट 10 साल से कोई टीचर बहाली नहीं हुआ है। तो आप किस बुनियाद पे आप वोट दें? बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है बोल के सिर्फ इशू बना के आप जो सामाजिक सोशल जस्टिस वाला मुद्दा है, आपका स्कूल्स का मुद्दा है, आपका हेल्थ का मुद्दा है, आपका पानी का मुद्दा है, आपका तालीम का मुद्दा है, वो सब भूल जाएंगे। सिर्फ आपको बोलना है बीजेपी को रोकना है। अगर क्या करेंगे? अगर यही जाके कल परसों की बीजेपी ज्वाइन कर ले तो आप कभी कोई बता सकता है मुकुल रॉय बीजेपी करेगा? कोई बता पाया था कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी करेगा, राजीव बनर्जी बीजेपी करेगा, जॉल सोबोन जिसको ममता बनर्जी स्विमिंग पूल में फेंक दी थी, जॉल सोबोन, वो बीजेपी करेगा। बंगाल की माइनॉरिटी का आपने अभी जिक्र किया, तो बंगाल का इलेक्शन जो देखा जा रहा है या देखा जाता रहा है कि बंगाल में सबसे ज्यादा मायने रखता है माइनॉरिटी वोट, बल्कि यूं कहें कि माइनॉरिटी वोट पे निर्भर करता है बंगाल की जीत और हार। जहां 30% 28% कहा जाता था, आज 42% माइनॉरिटी वोट माना जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी जो कह रही है, अभी आप देखे होंगे कि परसों 2 दिन पहले ही दीदी कह रही है कि टीएमसी बिहारी का मतलब बीजेपी और मुस्लिम का मतलब टीएमसी, तो कैसे सियासत है ये? देखिए, यही तो बहुत अफसोस की बात है कि आप पॉलिटिक्स को 70 और 30 में बांट दिए। बीजेपी का दावा है कि हम 30 का राजनीति नहीं करते हैं, हम 70 का, और कभी कभी वो लोग 100 बोलते हैं, तो खैर उनका 70 का राजनीति, और ममता बनर्जी टीएमसी को 30 का राजनीति, मतलब सिर्फ मुसलमानों का राजनीति। देखिए, ये अचानक तो ऑल ऑफ अ सडन एक रात में नहीं हुआ, इसका एक बड़ा प्लान बना। प्लान ये है कि जब आप रेड रोड में चले जाती है दुपट्टा ओढ़ के नमाज को दिखाने के लिए, आप दुर्गा पूजा के वक्त मुहर्रम का रैली के लिए दुर्गा पूजा का जो विसर्जन है, भाषण, उनको रोक देते हैं। क्या कभी भी मुसलमान कहा है कि अब दुर्गा पूजा नहीं होगा? तो ये जो दुर्गा पूजा को रोक देना, और वो ये इमाम मुअज्जिन का जो अलाउंसेस है, भाता है, इमाम भत्ता, ये इमाम भत्ता तो दूसरे स्टेट में भी है, वो वक्फ बोर्ड मैनेज करती है, इधर भी वक्फ बोर्ड मैनेज कर रहा है, पर उनको जो पॉलिटिकल सियासी लेवल पे खेली है ममता, और इसके वजह से जो एक तनाव पैदा हुआ है, इतना बड़ा तनाव पैदा हुआ है। उसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से, हालांकि अब हकीकत में देखेंगे, इस हमारे जो बालीगंज हल्का है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदुस्तान का वन ऑफ द वाहिद कॉलेज जिसका नाम है मिल्ली अलमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स, खवातीन के लिए कॉलेज है इस एरिया में। वो कॉलेज फाउंडेड किया था कि लोकल कम्युनिटी जो डेवलपमेंट वर्कर्स हैं वो लोग बनाए थे। उस कॉलेज का माइनॉरिटी का जो अकलियत का दर्जा है वो खत्म हो चुका है। इस कॉलेज को जो है बिल्कुल अभी ना टीचर है ना कुछ है। तो आप देखिए इस इलाका में कसियाबाद में एक स्कूल है, उर्दू स्कूल से जूनियर स्कूल, उसमें कोई टीचर्स नहीं है। तो आप जो रियल फ्रंट पे सच कमेटी रिपोर्ट जो सिफारिश किया था कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे, सिविक कम्युनिटीज पे, उसमें कतई जोर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, इमाम खाता तो कहीं जाके इफ्तार पार्टी, तो कहीं दुपट्टा ओढ़ के करना, तो कहीं जाके बोलते हैं बिहारी वो, कहीं जाके बोलते हैं मुस्लिम ये। हालांकि हम ठोस कदम
जिसमें सोसाइटी का एम्पावरमेंट हो, डेवलपमेंट हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, वो मैं नहीं देखता हूँ। सिर्फ वो कुछ राशंस देके और थोड़ा रास्ता में पानी देके, ये तो इलेक्शन इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये सब वजह जो है, उसके साथ साथ एक ह्यूज लेवल पे करप्शंस, अगर आप देखें कि आमफान का जो तूफान हुआ, ये फिर पैंडेमिक में जो लॉकडाउन के वक्त जो चावल और तूफान के बाद जो घर और तमाम सारे जो डेवलपमेंट स्कीम्स है, ये पूरा लोअर लेवल मशीनरी से लेकर टॉप लेवल तक टीएमसी का सब करप्ट लीडर्स, जो करप्शन जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स के लिए बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया है। जो तो इसकी वजह से करप्शन, सो कॉल्ड अपीजमेंट, उसके साथ साथ सियासत, रिलीजन्स को, धर्म को जो है पॉलिटिक्स में उछाल देना, और ये जो बिहारी, बंगाली, ये सब आइडेंटिटी को उछाल के इस तरह से पैदा किया है कि आप इश्यूज को नॉन इश्यूज कर दिए और नॉन इश्यूज को इश्यूज कर दिए। जो हेल्थ का इश्यूज होना चाहिए था, जो एजुकेशन का इश्यूज होना चाहिए था, जो सोशल एम्पावरमेंट का इश्यूज होना चाहिए था, जो रिप्रेजेंटेशन का इश्यूज होना चाहिए था। आप देखिए कि इस बार 2021 का इलेक्शंस में टीएमसी का जो माइनॉरिटी एमएलए का संख्या अचानक से घट गया। एक तरफ आप 2016 में फिर भी कम से कम लगभग 50-52 था, वो घट के अभी 30, 43, 44 पे आ चुका है। तो आप उसी कम्युनिटी को लेके खेल रहे हैं, और ये जो खेला होवे जो स्लोगन है, ये बेसिकली इंस्टिगेट कर रहे हैं आप एक कम्युनिटी को और एक गरीब इंसानों को जो वायलेंस की तरफ जा रहा है। फुटबॉल लेके एक चीफ मिनिस्टर्स, उनका एक इतना बड़ा डेकोरम है, इतना बड़ा एक ऑफिस है, उनका जो पॉलिटिकल बयान और उनका जो फुटबॉल लेके खेला, ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बंगाल का सियासत में, बंगाल का जो सियासी कल्चर है, इतना घटिया कभी नहीं रहा जो हम लोग इस लास्ट कुछ चंद महीने में देख रहे हैं। क्या लगता है कि क्या उस दीदी जिस तरीके से आपने बताया कि स्कार्फ डालकर या फिर दुपट्टा डालकर या फिर इमाम भाता देकर, तो इसके जरिए मुसलमानों को प्लुरलाइज करने की कोशिश की जा रही है? क्या यही एक मुद्दा रहा कि 2011 में सीपीआईएम के इक़्तिदार को खत्म किया गया? देखिए, सीपीएम के साथ जो हुआ है कि सीपीएम लास्ट 34 साल में बहुत कुछ काम किया है और बहुत कुछ काम कर भी नहीं सका है ना। आप सचर कमेटी का रिपोर्ट देखेंगे, सचर कमेटी रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि मुस्लिम्स का, माइनॉरिटी का इधर का जो हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत खराब है। इसको मान लेना चाहिए कि सीपीएम ने जो सब कुछ कर दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर उस वक्त जो था, कम से कम सोसाइटी लेवल पे, मुआशरे में, समाज में जो है वो तनाव नहीं था। समाज में एक दूसरे से कम भाईचारा था। सियासी लेवल कभी भी इस तरह से पोलराइज नहीं हो चुका था। बीजेपी में वही कह रहा हूँ कि बीजेपी को इतना कभी मौका भी नहीं दिया था, इधर बीजेपी को पॉलिटिकली ग्रो करने भी नहीं दिया। तो मगर ये टीएमसी लास्ट 10 साल आके पहले तो खूब दिखाया कि हम मुसलमानों का बहुत हमदर्दी हैं, तो कहीं ईद के रेड रोड में जाते हैं और मुल्लाओं को लेके मीटिंग्स वगैरह करते हैं, वो तो खूब, और हमारे जो मुल्लाओं भी हैं उनको भी लगा कि हमारे कितना क्लोज है। मगर हमारा जो संविधान है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक है, राइट्स है, वो अलग कहता है। उनका कहना है कि आप एजुकेशन पे, उनका तालीम पे, आप बताइए इस बालीगंज इलाका में, ये अगर पाक सर्कल, बेग बगान इलाका में एक अच्छा सरकारी स्कूल बता दीजिए, जो अच्छा सरकारी स्कूल्स है। इधर इतने गरीब SC ST पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, इधर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको इधर आपको स्कूल्स नहीं मिलेगा। इधर आपको ये हमारे आसपास जो बड़े स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, इस स्कूल्स में दाखिला लेने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर है कि 25% EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एडमिशंस लेने के लिए, उस एडमिशंस तक हमारे गरीब बस्ती के बच्चे बच्चियां नहीं ले पाती है। तो ये सब मामले में जो बात नहीं होती है, बात क्या होता है, खिलाफ हुए, बात ये होता है कि इमाम भाता, बात ये होता है कि बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो रोकना है, मगर बीजेपी रोकना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सिर्फ अकलियतों का है? ये बीजेपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है। आप जिस तरह से ये हुकूमत, जिस तरह से मुसलमान वर्सेस बीजेपी बना दिया है, ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खराब है। मुस्लिम्स को गुंडा प्रोजेक्ट करना, मुस्लिम्स को ये देशद्रोही प्रोजेक्ट करना, मुस्लिम्स को सोसाइटी से अलग कर देना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए जिस तरह से टीएमसी का जो पहला लीडर जो था, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बैनर्जी, लॉकेट चैटर्जी, अर्जुन सिंह, सब्यसाची, शोभन चैटर्जी, ये सब कितने लोग, मैं अनगिनत नाम गिना सकता हूँ। जो टीएमसी का कोई छोटा मोटा दर्जा का लीडर नहीं था, बहुत बड़ा लीडर था। वो सब लीडर आज कहाँ है? तो आप स्पेस तैयार किए हैं बीजेपी के लिए। आरएसएस का शाखा वेस्ट बंगाल में जब से टीएमसी का हुकूमत आया, ये शाखा 10 गुना बढ़ चुका है।
तो आप किसको समझा रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक रहे हैं? तो ये जो फॉल्स बाइनरी क्रिएट किया, सेकुलर कम्युनल का जो बाइनरी, इस बाइनरी में जो है दलित फंस गया है, मुसलमान फंस गया है, आदिवासी फंस गया है, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको इस धर्म के नाम पे और ये अपीजमेंट के नाम पे जो है बांटा जा रहा है, हालांकि उनका जो रियल इश्यूज है वो इश्यूज सियासत का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। ये बड़ा अफसोस की बात है। मुसलमानों को देखा जाता है कि मुसलमानों को जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की अगर बात की जाए तो जहां बीजेपी आरएसएस लगातार बदनाम करती है, क्या लग रहा है कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं मुसलमान बदनाम हो रही है? बिल्कुल। अब तो मैं स्टैटिस्टिक्स देता देके कह रहा हूँ, ये हो सकता है जो बंगाल का बाहर जो ऑडियंस है उनको लगता है कि ममता बनर्जी बहुत इधर बीजेपी को रोकने के लिए कामयाब है, हालांकि वो नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि 98 में, उसके बाद 2001-2 में भी हम लोग देखे हैं कि ममता बनर्जी एनडीए की हुकूमत में थी, ये तो प्रूफ है ना। सी वॉज अ कोल मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, वो मिनिस्टर थी वाजपेयी के कैबिनेट में, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे जब उस वक्त इधर अजीत पाजा और ये सब जो लोग थे उस वक्त लोग एनडीए के साथ इलेक्शंस लड़ा है। तो ये जो है मुसलमानों को विलन प्रोजेक्ट करना और एक मेजॉरिटी तबके के सामने इनके इमेज को खराब कर देना, ये बहुत नुकसानदायक होगा इस गरीब कौम के लिए, इस गरीब कम्युनिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा है, प्लान है, तो खुला आम है, वो तो कहते ही हैं, मगर उस एजेंडा को इधर ग्रास रूट करने के लिए, उस एजेंडा को इधर जो है ग्रास रूट में फैलाने के लिए उनको जो है सियासी जमीन जो है, ये कहीं ना कहीं तृणमूल उनको बहुत ज्यादा हेल्प किया है इस सियासी जमीन तैयार करने में। अगर आप तृणमूल की बात अगर करें, बंगाल की सियासत की बात करें, तो हम सीपीआईएम और कांग्रेस को भी हम अलग नहीं छोड़ सकते हैं। अभी आप पिछले दिनों देखिए कि जहां पे बताया जा रहा है कि दीदी या तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है वो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मगर आप पिछले दिनों देखिए कि एक ही मंच पे जहां आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी खड़े होते हैं, वहीं अधीर रंजन चौधरी का जो रवैया रहता है वो बहुत जारहाना रहता है, बल्कि वो स्टेज से उतरने की कोशिश करते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या बंगाल में क्या मुसलमानों को सियासत में आने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैं अलग से नहीं कहूँगा कि सबको आने की जरूरत है। देखिए, सियासत में आने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबको दिया है। जितना भी पिछड़ा कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सबका हक है। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में देखें किस तरह से यादव पॉलिटिक्स हुआ है। हम उत्तर प्रदेश में देखें किस तरह से बहुजन समाज का काशीराम जी ने एक बड़ा तहरीक चला दिया, जमहूरियत का तहरीक। हम साउथ इंडिया में देखे हैं कि किस तरह से दलित रेवोल्यूशन और दलित आंदोलन हुआ है। तो सबका अधिकार है। बात रही यहाँ कांग्रेस और अधीर चौधरी की, आप देखिए कि मुर्शिदाबाद अकलियतों के लिए, माइनॉरिटी मुस्लिम्स का उधर संख्या बहुत ज्यादा है, मोर देन 65%। अब उस डिस्ट्रिक्ट का अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, मानव सूचक उन्नयन का जो पूरा आंकड़ा है, अगर आप सरकारी आंकड़ा देखेंगे, उधर जो है स्कूल्स की कमी है, कॉलेज की कमी है। वो वाहिद जिला है जहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी बनाई है, मगर वो कॉलेज को अपग्रेड करके, तो कोई फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी अलग से नहीं बना है। तो मुर्शिदाबाद एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहां देखेंगे बहुत सारे जो लेबर्स हैं, राजमिस्त्री जो हैं, वो बंगाल से बाहर जाके बहुत जगह, दिल्ली, बॉम्बे, केरला, गुजरात में सब काम करते हैं। आप एक बंगाल का बड़ा लेबर फोर्स दूसरा जगह में जा रहा है। उस मुर्शिदाबाद में, जिस मुर्शिदाबाद से हिंदुस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रिप्रेजेंट किया है, उनका बेटा भी रिप्रेजेंट किया, अधीर चौधरी लोकसभा का ओपोजिशन लीडर है। इतना बड़ा लीडर रहने के बावजूद मुर्शिदाबाद का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, समाजी मुआशरे का जो हालात बहुत बदतर है। तो इसके वजह से जिम्मेदार कौन है? ये कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा, ये रवैया बिल्कुल जो है ये जो गरीब कौम के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल रहा, बहुत फायदेमंद नहीं रहा। तो कहीं आप उसीलिए मेरा ये कहना है कि अम्बेडकराइट मूवमेंट की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो फिलॉसफी था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, तो बाबा साहब अम्बेडकर का फिलॉसफी दूसरे स्टेट ने अपनाया है। जो आपका 1980s के बाद मंडल पॉलिटिक्स हुआ, आप बहुत ये उत्तर प्रदेश में यादव को देखें, बिहार में आप एक बड़ा तबका का जो बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स हुआ, उसके साथ साथ आप तमाम नॉर्थ इंडिया में जो एक रिवोल्यूशन आया, चेंजेस आए, उसमें से क्या हुआ, सियासत का जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है वो कहीं ना कहीं गरीब पिछड़े कौम को गया, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो। मगर बंगाल में जो हुआ है, बंगाल में आप कभी भी मानते नहीं थे ये कास्ट है, कभी भी मानते नहीं थे कि इधर बैकवर्ड कम्युनिटीज है। ये हमेशा जो है एक तरह से उनको इग्नोर किया गया था। तो ये सेक्युलर पार्टी जो इग्नोर करके आज जो है बाहर निकला,
कि भाई हाँ दलित का इश्यूज है, कास्ट ऑपरेशंस है, दलित इधर भी दलित को सही से उनको हाउसिंग जॉब में डिस्क्रिमिनेशंस है, माइनॉरिटी का भी जॉब में हाउसिंग में डिस्क्रिमिनेशंस है, आदिवासी को तो बात ही छोड़ दी, उनका सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौम है, उनका जमीन छीना जाता है, उनका हुकूक हमेशा जो है उनको हुकूक नहीं दिया जाता है। तो ये सब तमाम चीज़ों को रह के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी अपनाने की सब बहुत ज़रूरत है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मगर आप पिछले दिनों देखे होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात की जाए तो बीजेपी और ये जो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से सियासत की है उनके अच्छे कामों को तो नहीं अपना सकी है, मगर गुज़िश्ता दिनों जो सियासत की है, तो क्या लग रहा है कि बंगाल के लोग इस सियासत को समझ नहीं पाए हैं या फिर लोगों को किस तरह का जवाब मिलेगा? देखिए, लोग समझ नहीं पा रहे तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पर ये मैं जरूर कह पाऊंगा कि जो इश्यूज है वो नॉन इश्यूज हो रहे हैं, नॉन इश्यूज बन रहे हैं। आप देखिए कोविड क्राइसिस में कि हमारे जो सरकारी हेल्थ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एकदम बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम टूट पड़ी है, फ्रेजाइल है, पूरा देश में है, बंगाल में भी है, केरला थोड़ा बेटर है। तो हमारे देश में आज देखिए किस तरह से लोग मर रहे हैं। आज एक प्रोफेसर का भी डेथ हो चुका है, कालकाटा यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर, या फिर गरीब लोगों का मैं तो बात ही छोड़ दूं कि उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाएंगे। तो हमारे लिए जो एक हेल्थ सिस्टम की जरूरत होना चाहिए था। जो स्पेन ने लास्ट साल जब पैंडेमिक का जो लॉकडाउन था उस वक्त स्पेन का भी हालात बहुत खराब था। इमीडिएटली क्या है, स्पेन का सिविल सोसाइटी प्रेशर दिया हुकूमत को कि आप हेल्थ को, स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है पूरा नेशनलाइज कर दीजिए, सरकारीकरण कर दीजिए। स्पेन ने पूरा प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक को स्टेट नेशनलाइज कर दिया। क्या हमारे पास हमारे सोसाइटी में वो आवाज नहीं उठेगी कि हेल्थ व्यवस्था को कोई प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक नहीं रहेगा, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था रहेगा। यूरोप में जिस तरह से आप देखिए कि सरकारी हेल्थ और सरकारी एजुकेशन, हमारे राज्य में सरकारी हेल्थ व्यवस्था भी खराब है, सरकारी एजुकेशन भी खराब हो जा रहा है। उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र तो आप सब जानते हैं कि इस देश में 40 साल के बाद इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है। तो ये पैंडेमिक की वजह से हम लोगों को पता चला कि माइग्रेंट्स वर्कर्स और ये सब तमाम सारे जो इश्यूज हैं ये सब तो अनइश्यूज हो चुका है। मगर आप टीएमसी का अगर ये देखिएगा उठा करके, तो दीदी जिस तरीके से दावा कर रही है, तृणमूल कांग्रेस का जो दावा है कि यहाँ पे एजुकेशन के मामले में कन्याश्री सबसे आगे है, जिसको पूरी दुनिया जो है वो सराह रही है, और साथ ही साथ अगर हेल्थ के मामले में देखिए तो हेल्थ में तमाम सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज, मुफ्त इलाज जो कहीं नहीं मिल रहा है, ये टीएमसी का दावा है। और अगर इस बेरोजगारों की बात की जाए तो 100 दिनों का काम करने के लिए जो 100 दिनों का जो काम है उससे बेरोजगारी के मसाइल को हल किया गया है। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, कन्याश्री प्रोग्राम इज अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, इसमें कोई नो डाउट। कन्याश्री की वजह से स्कूल्स का जो ड्रॉप आउट रेट्स घटा है और एनरोलमेंट बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कन्याश्री के बाद वो क्लास 12 कर ली या ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद उसको तो एम्प्लॉयमेंट होना है ना। तो जिसकी वजह से आप लास्ट 10 साल में स्कूल सर्विस कमीशन बंद है, जो टेट का नियम बंद है, मदरसा सर्विस कमीशन बंद है, जो पूरा वैकेंसीज पड़ी हुई है, टीचर्स का बहाली नहीं हो रही है। मैं भी जिक्र किया उर्दू मीडियम स्कूल्स का कोई टीचर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ कलकत्ता में, खास इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो एक तरह से जो कन्याश्री के बाद उनको एजुकेशन मिला, पर उसके बाद वो क्या करेंगे, अनएजुकेटेड बेकार हो गए, पढ़े लिखे बेकार बंगाल में संख्या बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो हेल्थ का जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल रंग किया है, कुछ स्कीम्स बनाई है, मगर हम चाहते हैं कि हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम हो। गरीबों के लिए अलग अस्पताल और अमीरों के लिए अलग प्राइवेट क्लिनिक जब भी होगा, कभी भी वो अस्पताल नहीं चल पाएगा। सबके लिए कॉमन यूनिफॉर्म यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम होना चाहिए। जिस यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में इस इलाका का जो अमीर टीचर्स का बेटा हो, चाहे वो पंचायत का मुखिया का भी लड़की हो, वो भी जाएगा, एक गरीब रिक्शा वाला और गरीब खेती बाड़ी करने वाला आदमी वो भी सेम हॉस्पिटल और सेम स्कूल में जाएगा, तभी फिर वो आपको डेवलप होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि ये गरीबों का स्कूल है तो वो स्कूल गरीब हो जाएगा, मतलब स्कूल का कभी तरक्की नहीं होगा। हमारे देश में ओवरऑल ये पॉलिसी फेलियर है कि हम कोई भी स्कीम करते हैं गरीबों को स्कीम, अब जब भी हम गरीबों का स्कीम करते हैं उसका कोई ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि गरीबों का अंदर वो कल्चरल कैपिटल नहीं होता है कि स्कूल का हेडमास्टर को या हायर अथॉरिटी को या हॉस्पिटल का हायर अथॉरिटी के साथ बात करके उसका चीजों को डेवलप करें। अगर सबका यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम होगा, सबका स्कूल, अगर इसमें अमीर का बेटा भी जाता है, मिडिल क्लास भी जाता है, गरीब भी जाता है, तो फिर वो उनको अकाउंटेबल रहेगा। तो हमारे पास जो हो चुका है ये पूरा देश का पॉलिसी पैरालिसिस में कहूँगा, ये अलग से जो गरीबों का अस्पताल, गरीबों का स्कूल बना के पूरा इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर दिया गया है।